नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आप सभी का एसएसएम कलालिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित का रिवीजन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लगभग 38 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम से लिए गए सवाल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह मैराथन क्लास का हमारा दूसरा पार्ट है। यदि पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, सरल कीजिए। यहाँ पर समीकरण दे रखा है 5t-3 बराबर है 3t-5। इस समीकरण को कैसे हल करेंगे? तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5t है, ये 3t इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 3t हो जाएगा और बराबर के इधर संख्याओं को रखेंगे तो -5 यहाँ ही रहेगा। इधर से माइनस का 3 है, उधर भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 5t में से 3t जाएगा तो 2t बचेगा जो कि प्लस का होगा, बराबर 5 माइनस का है 3 प्लस का है तो बड़ी संख्या माइनस की है तो 5 में से 3 गया तो ये माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से हमको t का मान निकालना है तो t बराबर माइनस का 2 और ये t के साथ में 2 जो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास t का मान कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा माइनस का 1 और यही हमारे इस सवाल नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? -1। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मोस्ट आईएमपी सवाल है। सवाल दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पर हम डायग्राम से इसको समझते हैं। ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ सवाल में आपको दे रखा है कि दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। तो दो आसन्न कोण क्या होते हैं? दो पास पास वाले कोण। तो हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं तो आसन्न कोण की माप बराबर है तो हम इसको एक समान लेते हैं और इसको भी एक समान लेते हैं। और हम जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको यहाँ से हल करेंगे तो कोण ए जो है और कोण डी, ये दोनों आसन्न कोण है तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कौन से कोण है? आसन्न कोण है। यहाँ पर हमको कोष्टक में लिखना भी पड़ेगा कि ये किस कारण से हुआ है 180 डिग्री। तो ये आसन्न कोण है, इस कारण से 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोण ए कितना है? x है तो यहाँ लिख देंगे x प्लस कोण डी कितना माना है हमने? x माना है तो इसको भी x लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जुड़ जाएगा, एक एक्स और एक एक्स हो जाएगा 2x। 2x किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा? 180 और 2 गुणा वाला इधर भाग में आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 9 दूना 18 और 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अर्थात ये दोनों कोण जो है, अर्थात ये वाला कोण कोण ए आपका x माना था, ये भी कितना हो गया? तो हम यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर 90 डिग्री। ये पहला आ गया हमारे पास मान। दूसरा हमारे पास कोण डी, इसको भी हमने x माना था क्योंकि दो कोण आसन्न कोण है और इसकी माप बराबर है तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दो कोणों को कैसे निकालेंगे? चूंकि यह कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है। क्या गुण होता है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण ए जो है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? कोण सी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ए जो है ये किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहाँ कारण लिख देंगे क्योंकि ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि कोण ए का मान तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया है तो यहाँ से कोण सी का मान भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण डी के सामने कौन सा कोण है? कोण डी है तो यहाँ हम लिखेंगे कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। और ये भी कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में
बराबर होते हैं, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कोण डी जो है ये आपका निकल के आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी जो होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। हमको सवाल में बोला था कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ए बराबर 90 डिग्री आया है, कोण बी जो है वो भी कितने डिग्री का आया है, 90 डिग्री का आया है, कोण सी जो आया है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और इसी प्रकार से कोण डी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से इसको हल करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। यहाँ पर आपको एक आकृति दे रखी है। मान लीजिए कि आप पहिए को घुमाते हैं, आकृति दे रखी है। पहली कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, इस पहिए पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने के परिणामों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हमको क्या दे रखा है, हरा त्रिज्य प्राप्त करने की परिणामों की संख्या निकालना है। तो हरा त्रिज्यखंड यहाँ पर ये ग्रीन है, एक ग्रीन यहाँ पर है, एक यहाँ है, दो ग्रीन, 3 4 5। तो इस प्रकार से 5 यहाँ पर ग्रीन है। तो हम लिखेंगे, सवाल को किस प्रकार से हल करना है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हरा त्रिज्यखंड, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की संभावना, करने की संभावना। ठीक है, तो ये कितनी संभावना हो जाएगी, तो हमने अभी देखा कितने हरे त्रिज्यखंड आने के परिणाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5। एक ये पहला, ये दूसरा हरा, ये तीसरा हरा, ये चौथा हरा और ये पांचवा हरा। ठीक है, इसी में आगे बोला गया है कि हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने के परिणामों की संख्या लिखिए। तो अगले लाइन से हम लिखेंगे हरा त्रिज्यखंड, हरा त्रिज्यखंड न प्राप्त करने की संभावना, न प्राप्त करने की, करने की संभावना। और ये कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हरा नहीं आ रहा है, वो अपने को लिखना है परिणाम। तो देखो हरा एक तो यहाँ नहीं आ रहा है, एक यहाँ नहीं आ रहा है, दो, और एक यहाँ नहीं आ रहा है, 3। तो कितने परिणाम हो जाएंगे, 3 परिणाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। चलिए अगले पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट इसी का दे रखा है, आकृति वही है। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की यहाँ पर प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता क्या होती है, सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, प्रायिकता का सूत्र लिखना है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटना के परिणाम आने की संख्या, घटना के परिणाम आने की संख्या। जितने परिणाम आएंगे उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है परिणाम आने की संख्या। और बटे में क्या आता है, तो इसके बटे में लिखा जाएगा कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर बटे में क्या आएगा, कुल परिणामों की संख्या। तो ये क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है, जो कि हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सवाल को, दूसरे पार्ट को हम हल करते हैं। सवाल दे रखा है एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए हमने अभी देखा कि घटना के परिणाम प्राप्त करने की संख्या कितने आ सकते हैं, हरा। तो हरा आने की संख्या, परिणाम कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/8 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से इसको करना है। तीसरा पार्ट देखिए, एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने न होने की प्रायिकता बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, तो घटना के परिणाम आने की संख्या। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड प्राप्त न होने, कौन सा, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता कितनी है, तो ये 3 है। और टोटल परिणाम कितने हैं, 8 है। तो इस प्रकार से हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8 जो हो जाएगी हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से इसको करना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमको दे रखा है 3/2 भागित 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले 3/2 ऐसा कैसा लिख लेंगे, यहाँ पर भाग है इसको गुणा में बदलेंगे। तो ये जो संख्या है 1/2, जैसे ही भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगी, अर्थात 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगी। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा।
अब 3 से 1 नहीं कट रहा है तो यहाँ पर 3/1 बच गया है और 3/1 को हम 3 लिख सकते हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आया समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हम तेजी से हल कर रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर हमको 35 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 35 का वर्ग, तो इस 35 को हम लिख सकते हैं 30 + 5। 30 में 5 जोड़ते हैं तो 35 हो जाता है और इसका वर्ग करना है। अब यहाँ पर हमको एक सूत्र का एक ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका उपयोग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से a बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, ये a का मान है, और b का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस फार्मूले में मान रख देंगे, a स्क्वायर बोला है तो a का मान 30 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 फार्मूले का a का मान कितना है, 30 है, इंटू b का मान 5 है, प्लस b का स्क्वायर, b का मान 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, प्लस इसको सरल करेंगे तो 3 दूना 6, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 300, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तीनों को जोड़ लेंगे, 900 और 300 1200, 1200 और 25 जुड़ेगा तो 1225, तो 35 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 1225 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल आता है तो आपको इतना लंबा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 35 में 35 का गुणा करना है, जो कि कैसे करेंगे, 5 में 5 का गुणा कर लीजिए, 25 आ जाएगा। 3 और 3 मतलब इस संख्या, किसी भी एक संख्या को दहाई दोनों समान है तो एक संख्या को एक बढ़ा लेंगे तो 4 हो जाए, 4 तिया 12, तो इस प्रकार से 1225 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कब, जब आपका प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास है 1764, तो इसके क्या करना पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो संख्या है 1764, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 8 दूना 16, फिर एक बचा, ये 16 हो गया, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, फिर से 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 4 4 8 और 1 9, अंकों का योग 9 हो रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 3 एकम 3, एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा 21 हो गया, और 3 7 21, 147 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन इसको करते हैं, 3 से भाग देंगे इसमें तो 3 चौक 12, और कितना बचा, 2 बचा, 3 नम 27। ठीक है, अब किसका भाग जाएगा, 49 में 7 का भाग जाता है, 7 7 49, और 7 से इसमें देंगे, एक बार भाग चला जाएगा। तो हमारी संख्या थी 1764, इसका वर्गमूल निकालना था, तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, 2 लिखा हुआ नहीं रहता है, केवल अपने को समझना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। सबसे पहले क्या क्या आए हैं, 2 2 बार है, 2 को 2 बार लिख देंगे, 3 भी 2 बार है तो 3 को भी 2 बार लिख देंगे, और 7 भी 2 बार है तो 7 को भी 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ वर्गमूल है इसलिए 2 2 का जोड़ा बनेगा, इसमें से 1 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 2 हो गया, इन 2 3 में से 1 3 निकल गया, इन 2 7 में से 1 7 निकल गया, तो इसको सरल कर लेंगे तो 3 दूना का 6, 6 7 42, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42 हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल का सवाल आता है तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। आया समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, यहाँ पर हमको संख्या दे रखी है, पहली है 10 PQ और अगली संख्या है 20 QR, 20 QR, अगली संख्या है 30 RP। इनके क्या करना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 10 को अपन तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 2 गुणित 5, और P और Q है तो इसको भी हम गुणा के रूप में P गुणित Q लिख देंगे। यहाँ पर 20 को अगर हम तोड़ते हैं तो 5 चौक 20 होता है, और 4 को अपन 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणित 2 4 हो गया, 4 पंजे 20, इस प्रकार से इसको गुणनखंड कर लेंगे, और ये Q गुणित R हो जाएगा इसके साथ में। यहाँ पर 30 है तो 30 का मतलब 6 पंजे 30 होता है, तो 30 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित 3 ये आपका 6 हो गया, और 6 पंजे 30 होता है। यहाँ पर इसके साथ में गुणा में R और P हो जाएगा। अब क्या निकालना है, सार्व गुणनखंड निकालना है, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है वो आपको निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व गुणनखंड, यहाँ हमको लिखना है सार्व गुणनखंड। तो आप देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है,
दो यहाँ पर भी है, तीनों के अंदर होना चाहिए, दो यहाँ पर भी तीनों के अंदर आ रहा है, तो पहला सार्वगुणनखंड आपका 2 हो गया। यहाँ पर अगली संख्या 5 है, 5 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 5 इसमें भी मिल गया है, तो अगला सार्वगुणनखंड आपका 5 हो गया। यहाँ पर p देखिए, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि तीनों के अंदर होना चाहिए। क्यों यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अगला और कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, तो 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अर्थात सार्वगुणनखंड कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया और अच्छा सवाल है। एम का मान ज्ञात करना है और हमें दे रखा है 5 की घात एम भागित 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है, अब इसमें m का मान निकालना है, तो हमको यहाँ पर एक घातांक का नियम पता होना चाहिए। वो क्या होता है, तो a की पावर m भागित a की पावर n बराबर होता है, जब आधार समान हो और घाते अलग अलग हो और बीच में काय में हो, भाग में हो, तो ऐसी कंडीशन में आधार वही रहता है, घाते आपस में घट जाती। ये घातांक का नियम आपको इस सवाल को हल करने में काम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है, घाते अलग अलग है और भाग में है, इसलिए पावर आपस में घट जाएगी। तो 5m माइनस ये माइनस का 3 इसमें से घटेगा, बराबर हो जाएगा 5 की घात 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको सरल करेंगे तो 5m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों के आधार समान है और बीच में बराबर है। जब आधार समान हो और बीच में बराबर हो तो पावर आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको इसको सरल करने के लिए लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों की तुलना करने पर। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना तुलना करने पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर लिख देंगे। अब हम जो पावर है m+3 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको m का मान निकालना है, तो ये प्लस के 3 को उधर भेजेंगे, तो बराबर के उधर पहले से 5 है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से m बराबर 5 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात हमारा जो m का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। m का मान 2 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। यहाँ पर हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। पहला पद है हमारे पास में 12x और दूसरी संख्या है 36। इन दोनों का हमको सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12x को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 12 की गुणनखंड 2 गुणित 2 4 हो गया, और 4 तिया 12 होता है, तो इसके गुणनखंड हो गए 12 के 2 गुणित 2 गुणित 3, और इसके साथ में x है तो इसके साथ में x का गुणा अलग से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली संख्या 36 है, तो 36 के गुणनखंड करने के लिए 9 चौक 36 होता है, और 4 को यदि अपन तोड़ेंगे तो 4 को तोड़ने के लिए 2 गुणित 2 कर लेंगे, और 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणित 3 हो जाएगा। क्या ये 36 के गुणनखंड हो गए, चेक कर लेंगे। 2 गुणित 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, क्लियर हो गया गुणनखंड। यहाँ पर अगली लाइन में हम लिखेंगे सार्वगुणनखंड। क्या लिखेंगे, सार्वगुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पर हमने अगली लाइन में लिख दिया है सार्वगुणनखंड। अब दोनों के अंदर जो कॉमन निकल रहा है उसको लिख देंगे, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो एक सार्वगुणनखंड आपका 2 हो गया। अगली संख्या यहाँ पर वापस से 2 है और यहाँ पर भी वापस से 2 है, तो अगला सार्वगुणनखंड आपका एक 2 भी हो गया। अगली बार में सार्वगुणनखंड देखेंगे तो 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो अगला गुणनखंड आपका एक और हो गया, 3 भी हो गया। यहाँ पर एक से है, यहाँ नहीं है, तो अब आगे और कुछ नहीं मिलना है, तो अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो यहाँ पर आपका सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमें दे रखा है सवाल 3 की घात -2, इसका मान निकालना है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या के ऊपर या किसी पद के ऊपर माइनस का चिन्ह हो, जैसे एक घातांक का नियम में आपको बता देता हूँ कि a की पावर -m, जब भी पावर माइनस में हो तो उसको a के बटे में लिख देते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर 3 की घात -2 है, तो इस 3 की घात 2 जो है माइनस की, उसको 1 के बटे में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2।
अब 1/3 की घात 2 मतलब 1 के बटे में लिखेंगे 3 की घात 2 लिखा है, तो इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा हो रहा है, 3 गुणित 3। तो यहाँ से इसको सरल कर लेंगे तो 1/3 का 3 से गुणा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 1/9 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। सवाल नंबर 11 बहुत ही सिंपल सवाल है, आपके पहले अध्याय का सवाल है। सबसे पहले उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का जब भी सवाल दिखाई दे तो आपको प्लस माइनस का चिन्ह देखना है। तो पहला चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मतलब पूरा ये वाला एक पद हो गया। ठीक है, अगला चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब ये आपका दूसरा पद हो गया, और यहाँ पर आगे ये आपका तीसरा पद हो गया। मतलब इसमें आपको कुल 3 पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले पद में 2/5 है, और किसी पद में 2/5 दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि तीसरे वाले पद में 2/5 हमको दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 2/5 पहला पद ऐसा कैसा लिख देंगे, गुणित माइनस का 3/7। अब तीसरा वाला पद जो है इसमें 2/5 दिख रहा है, तो इसको हम आगे लिख लेंगे, तो इसका क्रम बदल रहे हैं। तो तीसरा वाला पद आगे आ जाएगा, तो ये तीसरा वाला पद लिख देते हैं पहले हम दूसरे पद के स्थान पर। तो ये हो जाएगा 1/14 गुणित 2/5, और तीसरे वाले के स्थान पर दूसरे को लिख देंगे, तो तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, -1/6 गुणित 3/2। ठीक है, अब ये कैसे किया हमने, ये एक नियम होता है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहलाता है, क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, तो कोष्टक में यहाँ पर लिख भी देंगे। अब यहाँ से हमको 2/5 दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3/7, और यहाँ पर 2/5 निकाल दिया तो 1/14 बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/14 माइनस 1/6 ऐसा कैसा, गुणित 3/2 भी ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं, तो ये 2/5 ऐसा कैसा ही, ये 7 बटे में है और 14 में यहाँ पर भी बटे में है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ 14 करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा ऊपर होगा तो 3 गुना का 6 हो जाएगा, और प्लस में 1, क्योंकि यहाँ तो 14 है, ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख देंगे, -1/6 गुणित 3/2 अलग से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको समझिए, यहाँ पर दे रखा है 2/5 ऐसा कैसा ही। अब -6 में से 1 घटेगा तो -5, तो इस कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो ये -5/14, और ये आगे लिखेंगे 1/6 गुणित 3/2 ऐसा कैसा। ठीक है, अब सारे पद यहाँ पर देखो, 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से ये 14 कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। लेकिन इस माइनस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर माइनस का 1 बचा है ऊपर, और यहाँ बचा है 7। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, तो यहाँ बीच में माइनस है, ऊपर 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। अब अगली बार में इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 28 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का ऊपर भी होगा, तो 4 एकम 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाएंगे। इसको 28 बनाने के लिए 7 का गुणा ऊपर नीचे होगा, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। दोनों संख्याएं माइनस की है, -7 और -4 दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का 7 और 4, माइनस का ये कितना हो जाएगा, -11, -11/28 हमारा राइट आंसर इस सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दे रखा है गुणनखंड करना है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस का 2, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 12 आपको हल करके बता देता हूं किस प्रकार से ये सवाल हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो दो के हम जोड़े बना लेते हैं, 15xy माइनस का 6x ये एक जोड़ा हो गया, ठीक है, प्लस का 5y माइनस का 2 ये एक दूसरा जोड़ा हो गया। ठीक है, अब इस पहले जोड़े में से आपको क्या क्या कॉमन निकल सकता है, तो एक तो x दोनों में दिख रहा है। अब 15 में भी 3 का भाग जाता है, और 6 का में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ से हम 3x को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5, क्योंकि 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बचेगा,
और x हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा। अब यहाँ से -6, माइनस से तो माइनस लगा देंगे, 6 में 3 का भाग दिया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो प्लस का 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5y माइनस का 2। देखो वापस से इस 1 का गुणा 5y से करेंगे तो 5y आ जाएगा, इस 1 का गुणा -2 से होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये 2 बार आ रहा है, उभयनिष्ठ है इसलिए इसको एक बार लिख देंगे, तो एक गुणनखंड तो हो गया हमारा 5y माइनस का 2, और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास में दो गुणनखंड आ गए, पहला है 5y माइनस का 2 और दूसरा गुणनखंड आपके पास में आ गया है 3x प्लस का y प्लस का 1। ये हमारे सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर इस प्रकार का भी एक प्रश्न परीक्षा में आएगा कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमको अगर ऐसा बोला जाएगा कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो फिर उसको हमको भाग विधि से ही करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात, तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर संख्या है 3136। ठीक है, तो पीछे से हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। यहाँ पर इन दोनों में एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो पहले जोड़े में यहाँ पर आगे 31 लिखा है, यह किसके स्क्वायर के पास में है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद अगली संख्या 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, लेकिन ये 31 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 से इसमें करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ से ऊपर वाली दोनों संख्याओं को नीचे उतार देंगे तो ये बन गया 636। अब यहाँ पर जो संख्या आती है उसी को यहाँ से जोड़ते हैं, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपने को क्या करना है उसको ध्यान से समझिए, मतलब हमको आगे ये करना है कि इस 10 के पीछे एक संख्या ऐसी सोचना है जिसका गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पर इकाई अंक का बड़ा योगदान रहेगा, ताकि आपको सवाल जल्दी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 है, उसके पीछे इकाई अंक कितना दिख रहा है, यहाँ पर 6 है। तो 6 कब आएगा, जब इसमें 6 का 6 से गुणा करेंगे। तो यदि हम 106 में 6 से गुणा करते हैं, तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36 का 6, हासिल आया 3, 6 का 0 से 0 हो जाएगा और हासिल का 3 हो जाएगा, और 6 एकम 6, तो ये 636 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम 6 लिख देंगे, और ये कितना आ गया, 636 आ गया। तो 636 में से 636 घट जाएगा तो हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर आपका वर्गमूल निकल के आ गया कितना, 56 हमारा राइट आंसर इस सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दे रखा है, सरल कीजिए। यहाँ पर समीकरण है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो यहाँ से सबसे पहले y वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, तो 2y पहले से यहाँ है, ये माइनस का y इधर है बराबर के इधर, इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, बराबर 26/3 पहले से बराबर के उधर है, उसको वहीं रहने देंगे। ये प्लस का 5/3 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2y प्लस का है, 1y प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3y हो जाएगा, बराबर यहाँ दोनों के हर में 3 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो जब दोनों के हर में समान है तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा ही लिख देंगे, 26 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से 3y बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 5 गया, 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर 21/3, इसको ऐसा ही रहने देंगे, और ये जो 3 गुणा में ये y के साथ में है इसको इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 7 21, तो यहाँ से 7/3 जो होगा वो हमारा y का मान हो जाएगा। तो यहाँ से सवाल नंबर 14 में जो y का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 7/3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, समीकरण को हल कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस का 18। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम समीकरण x के पदों में दे रखा है x का मान निकाल लेंगे।
तो यहाँ से 3x इधर रखेंगे, ये x वाला पद है इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर केवल संख्या 18 ही दे रखी है। तो 3x में से 2x गया तो 1x बचा, और 1x किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब इसमें बोला गया है उत्तर की जांच भी कीजिए, तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले जांच, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे जांच, और समीकरण लिखेंगे 3x बराबर है 2x प्लस के 18 के बराबर। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है। अब जहां जहां इसमें x आ रहा है वहां पर क्या रखना है, 18 रखना है। तो ये 3x है तो 3 गुणित 18 बराबर 2x है तो 2 गुणित 18 प्लस 18। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सरल कर लेंगे तो 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 18 या 54 होता है, बराबर 18 का 2 से गुणा होगा तो 18 का डबल कितना होता है, 36 होता है, और प्लस का 18। ठीक है, बहुत सारे भैया बहन यहाँ पर गलती कर देंगे कि 18 18 36 हो जाएगा, फिर अगर गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो पहले गुणा होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 54 बराबर 36 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 का 4, हंसिला 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, और अगली पंक्ति में लिखेंगे जो कि सत्य है, जो हमने मान निकाला वो क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है, जांच भी आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, अभी बताया था, फिर से इसको कर लेते हैं। तो अगली इस बार संख्या हमारी जो है वो 729 है। 729 किसका वर्गमूल होता है ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। अगली संख्या अभाज्य आपकी 3 होती है, 3 से इसमें भाग चला जाएगा, 3 गुना का 6, एक बचा 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर से 3 से भाग चला जाएगा तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 27 तिया 81 होता है, 3 से फिर से भाग जाएगा, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 नम 27, फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, और 3 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या हमारी कौन सी थी, 729 थी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए वो लिख देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 2 2 4 2 6 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर वर्गमूल है इसलिए दो दो का जोड़ा बनेगा, इन 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा, इन 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा, और इन 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 गुणित 3 को हल कर लेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, अर्थात आप बता सकते हैं कि 729 जो है ये किसका वर्गमूल है, तो 27 का वर्गमूल है। 27 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 देखिए। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य आपको दे रखा है 6। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो सदस्य आपको दे रखा है उसको क्या करेंगे, 2m के बराबर रख देंगे। तो 2m बराबर जो भी आपको एक सदस्य दे रखा हो उसको बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर 6 दे रखा है तो 2m बराबर हो गया 6। यहाँ से m का मान निकाल देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो 6/2, इसको सरल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में m का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है, अब ध्यान से आपको इसको समझना है कि जब भी आपको दूसरी संख्या निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला याद रखना है कि m स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन। तो m का मान कितना निकाला है, 3 निकाला है, तो 3 का स्क्वायर, इसमें से एक माइनस करना है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरा सदस्य, पहला सदस्य तो आपको दे रखा होगा, दूसरा सदस्य आपका, दूसरी संख्या आ गई आपकी 8। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी संख्या त्रिक निकालने, मतलब 3 संख्या आपको निकालना है। तो तीसरी संख्या निकालने के लिए सूत्र याद रखिए, एम स्क्वायर, पहले माइनस किया, अब इस बार क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ से m का स्क्वायर, मतलब m का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात त्रिक कौन कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या 6 हो जाएगी, दूसरी संख्या 8 हो जाएगी, और तीसरी संख्या आपकी 10 हो जाएगी। 6 8 10 हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमको संख्या दे रखी है 32 और इसका वर्ग ज्ञात कीजिए।
ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, चलिए फिर से कर लेते हैं। तो 32 जो लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 30+2, क्योंकि 30 में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये 32 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन गया है ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आपका ए का मान हो गया 30 और बी का मान कितना हो गया? 2 हो गया। फार्मूले में मान रख देंगे इसमें। तो यहाँ से ए स्क्वायर बोला है, ए स्क्वायर मतलब क्या है? 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर लिख देंगे। प्लस 2ab है तो प्लस 2 फार्मूले का, ए का मान 30 है तो 30 का गुणा कर देंगे, इंटू बी, बी का मान 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सरल कर लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर होता है 900, प्लस ये 2 का गुणा 30 से करेंगे तो 30 दूना 60, 60 दूना 120 हो जाएगा, ये 120 हो गया। प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 900 और ये 100 कितना हो गया? 1000, और ये 20, 1020 और 4 1024 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि 32 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1024 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में दे रखा है 4p की घात 2 माइनस 9q की घात 2, इसके क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो 4p की घात 2 इसको हम लिख सकते हैं 2p की घात 2 लिख सकते हैं, माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 9 जो है इसको अगर अपन 3 का स्क्वायर लिख देंगे तो भी 9 ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3q का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार होता है माइनस में ए माइनस बी। ये सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो इसको सरल कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। तो ए यहाँ पर है 2p माइनस, पहले प्लस को लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3q, एक बार माइनस लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस का 3q। ये इसके दो गुणनखंड आ गए और यही हमको निकालना था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल नंबर 19 का रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 देखिए। सवाल नंबर 20 दे रखा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। यहाँ पर एक समबहुभुज है जिसमें कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक समचतुर्भुज मतलब समबहुभुज अर्थात हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान है। इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको दे देता हूँ बी और इसको नाम दे देता हूँ सी। अब ये समबहुभुज है, मतलब इन सभी का माप जो है कोण वो एक समान लेते हैं, इसको भी एक समान लेते हैं और इसको भी एक समान लेते हैं। अब हम एक बात जानते हैं, वो बात क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। तो ये लिख दिया। अब तीनों कोण को जोड़ेंगे तो x, x और x, यहाँ पर हमने लिखा x प्लस में x, ये किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एक एक्स 2x हो गया, 2x में एक x को जोड़ेंगे तो 3x हो गया, 3x किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब मान निकाल लेंगे इस x का, तो यहाँ से 180 और ये 3 गुणा में x के साथ में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब 180 में 3 का भाग देंगे तो 3 छंग 18 और 0 आ जाएगी, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अर्थात इस उदाहरण से आप बता सकते हैं कि कोई भी अगर समबहुभुज है तो उसमें कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो ये वाला कोण 60 डिग्री का हो सकता है, ये वाला कोण भी 60 डिग्री का हो सकता है और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बता देना है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का, तो 60 डिग्री का अंतःकोण संभव होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर योग संक्रिया किए बिना, मतलब इन संख्याओं को जोड़े बिना आपको योगफल मतलब जोड़ के बताना है कि इसका योग कितना आएगा। अब पहले में तो सिंपल है कि आप 5 संख्या है इनको जोड़ लोगे, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 10 25 हो गया। लेकिन इसने स्पष्ट बोला है कि योग संक्रिया किए बिना, मतलब जोड़ने के बिना आपको बताना है कि इसका योगफल क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सारी संख्याएं जो है ये विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम एक बात जानेंगे कि पहली कितनी संख्या है, ये 5 विषम संख्या है। तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग, पहली 5 विषम संख्याओं का योग जो होता है उसका एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, पहली एन विषम संख्याओं का योग, ये फार्मूला होता है एन स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ जो संख्या रहेगी उसका स्क्वायर कर देंगे। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब बिना जोड़े आप बता सकते हैं कि इनका योग कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, इसी प्रकार से होगा ये भी। यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी है, पहली 10 विषम संख्याएं। तो यहाँ हमने लिखा पहली 10 विषम संख्याओं का योग, पहली 10 विषम संख्याओं का योग। और विषम संख्याओं का योग का सूत्र आपको याद रखना है कि ये होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर, मतलब जितनी संख्याएं होगी विषम संख्या आपको गिन लेना, उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ संख्याएं 10 हो रही है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। मतलब ये 10 जो विषम संख्या है इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा, 100 आएगा। ये आपको योग संक्रिया किए बिना योगफल इस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, आया समझ में, तो इस प्रकार से इसको किया जाएगा। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 देखिए, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है 0.25 कोष्टक में 4f माइनस 3 बराबर 0.05 कोष्टक में 10f माइनस 9। तो सबसे पहले इस 0.25 का पूरे कोष्टक में गुणा होगा, तो 0.25 का 4 से गुणा होगा तो 25 चौक 100 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 1.00f, अर्थात इसको आप 1f भी लिख सकते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 0.25 का 3 से गुणा, तो 25 का 3 से गुणा करोगे तो 75, और दो संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा तो 0.75 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0.05 का 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 0.50f। ठीक है, ये एक जीरो कट जाएगी, ये दशमलव आगे आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में माइनस से तो माइनस लगाएंगे, 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 0.45। अब f वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से 1.00f, इधर से 0.50f उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.50f, और बराबर के इधर है माइनस का 0.45, और ये माइनस का है 0.75, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिंपल समझिए कि एक एफ है, इसमें से आधा घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, आधा, तो जिसको लिखेंगे 0.50। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ में एफ आ जाएगा बराबर 0.75 प्लस का बड़ी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको घटा के बता देता हूँ 0.75, इसमें से घटाएंगे 0.45 को तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, ये दशमलव आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह प्लस का लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये हो जाएगा 0.30। ठीक है, यहाँ से f का मान निकालना है तो f बराबर ये हो जाएगा 0.30, और f के साथ में 0.50 इसके बटे में आ जाएगा तो 0.50। अब यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद में दो अंक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचा है, 3/5 बचा है।
ठीक है। अब 3 में 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लग जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके पीछे जीरो हो गया, मतलब ये 30 हो गया, और 6 पंजे 30 होता है, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 0.6 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार से हल करना है। आया समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर आपको सवाल में दे रखा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि वेट जो होता है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलिए सवाल पर आते हैं। एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित खरीदा, मतलब इसमें ये मूल्य जुड़ा हुआ है, उसके बाद इसका मूल्य कितना हो रहा है, 5400 हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य क्या था। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वेट जोड़ने से पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे माना माना हेयर ड्रायर का वेट जोड़ने से पहले, वेट जुड़ने से पहले का मूल्य, वेट जुड़ने से पहले का मूल्य, पहले का मूल्य वो मान लेते हैं हम ₹100। कितना मान लेते हैं, ₹100 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर वेट कितना जुड़ा हुआ है, तो वेट जुड़ा हुआ है 8%। कितना जुड़ा हुआ है, सवाल में कितना दे रखा है, 8% वेट जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब वेट सहित मूल्य कितना दे रखा है, तो अगले लाइन में हम लिखेंगे वेट सहित मूल्य, वेट सहित मूल्य ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमको 5400 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो सवाल में बोला है वैसा हमने कर दिया है। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार अगर हम इसको समझेंगे तो यहाँ देखो, इसका मूल्य ₹100 है। इसमें जो टैक्स जुड़ा है, अर्थात मूल्य जो x रहेगा उसका 8% जुड़ेगा, तो हमने लिखा x प्लस x का 8%, ये किसके बराबर होगा, तो वेट जोड़ने के मूल्य के बाद में कितना मूल्य हो रहा है, 5400 के बराबर होगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x का मतलब गुणा होता है 8, और परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, और बराबर के इधर कितना है, 5400। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं होगी। अब इसको सरल करने के लिए यहाँ से x प्लस 8 का x में गुणा होगा, तो ये 8x हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 100, और बराबर के इधर कितना चल रहा है, 5400, ऐसा कैसा ही लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x। ठीक है, 100 का x में गुणा किया तो 100x हो गया, प्लस का 8x हो गया, और बटे में एलसीएम लिया, मतलब हमने यहाँ पर 100 हो गया, और बराबर कितना है, 5400 है। ठीक है, तो 100 और 8x कितना हो गया, 108x हो गया। यहाँ पर हमने लिखा 108x बटे में 100 हो गया, और बराबर कितना है, 5400 है। तो यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5400। ये 100 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला जाएगा, भाग में था गुणा में चला जाएगा, और ये गुणा में था ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 54 एकम 54, 54 दूना कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो ये 100 था, 2 से काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा, और 100 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। अर्थात वेट जुड़ने से पहले हेयर ड्रायर का जो मूल्य था वो कितना था, 5000 था। 5000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर आपको दे रखा है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। कैसे करेंगे इस सवाल को, चलिए इसको समझ लेते हैं। ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी। ये ए, ये कोण बी, और ये कोण आपका सी। और इसमें बोला है कि कोण बी जो है ये 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं,
पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा प्रमेय लगाएंगे हम? तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो एसी का मान तो निकालना है। ए बी कितना दे रखा है? ए बी आपका ये दे रखा है 6 और बी सी दे रखा है 8, ये आपका 8 है। तो ए बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 36 64 100 हो जाएगा। 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 10 का स्क्वायर। और इधर चल रहा है एसी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से आपका एसी का मान कितना निकल के आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात एसी कितने सेंटीमीटर का रहेगा? 10 सेंटीमीटर का रहेगा। 10 सेंटीमीटर हमारे सवाल नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। पहले जो व्यंजक दे रखा है इसके गुणनखंड करना है, उसके बाद भाग करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। एम स्क्वायर माइनस का 14m माइनस 32 और भाग मतलब इसको बटे में लिख देंगे m प्लस 2। ठीक है, इसको कैसे हल किया जाएगा? तो सबसे पहले ऊपर वाले के हमको क्या करना पड़ेंगे? गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर देखिए, जो अचर पद होता है उसका स्क्वायर वाले पद के साथ में जो संख्या होती है उसके साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 1 है। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? तो गुणा करने पर माइनस का 32 आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 14 आना चाहिए। तो आपको ऐसी दो संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पर तो 32 आ जाए और घटाने पर 14 आ जाए। तो आपके सामने ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? तो आप कहेंगे कि ऐसी दो संख्याएं, अगर आपको मैं सोचने का कहूं तो आप क्या सोच लेंगे क्या? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सोच लेंगे कि 16 दूना 32 होता है। तो बड़ी संख्या माइनस की अगर ले लेंगे 16m और प्लस का यदि हम 2m ले लेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। और 16 में से 2 घट जाएगा क्योंकि एक संख्या बड़ी माइनस की है और प्लस की छोटी संख्या, तो बड़ी में से छोटी घट जाएगी तो ये हमारा 14m आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 32 ऐसा कैसा लिख देंगे। और बटे में कितना दे रखा है? m माइनस 2 दे रखा है, सॉरी m प्लस 2 दे रखा है, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ से दो दो के जोड़े बना लेंगे तो इस जोड़े में से m कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा m। m निकलने के बाद यहाँ पर एक m बचा है तो m लिख देंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे। यहाँ 16m है, m हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 16 बचा है। प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो प्लस का 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा m माइनस कितना बचेगा? यहाँ से 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 बचेगा। और बटे में आपका क्या चल रहा है? m प्लस 2 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए ये आपका उभयनिष्ठ है m माइनस 16, m माइनस 16 इसको एक बार लिख देंगे तो यहाँ हमने लिखा m माइनस 16 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा m प्लस 2। यहाँ पर हमने लिखा अगला गुणनखंड m प्लस 2 और बटे में कितना है? m प्लस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस ऊपर वाले के गुणनखंड हो गए m माइनस 16 m प्लस 2, तो m प्लस 2 से m प्लस 2 कट जाएगा, क्या बचा? तो हमारे पास बचा है m माइनस 16 और m माइनस 16 ही हमारे इस सवाल नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 16 है ना, इसको थोड़ा सुधार लीजिए 1 मिनट। ये m माइनस 16 हमारा राइट आंसर इस सवाल नंबर 25 का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। इस सवाल नंबर 26 में दे रखा है एक भाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। एक भाग नहीं है, ये एक बाग आएगा। एक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है।
तो इस सवाल को किस प्रकार से हल करें ताकि ये सवाल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। सवाल आपके सामने आ चुका है। चाहो तो आप वीडियो को रोक लीजिए और स्वयं अपने से करने की कोशिश करिए ताकि आपको ये सवाल परीक्षा में आता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चलिए अपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमको जो दे रखा है पौधों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ हमने लिखा पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। और पौधों की संख्या कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 2025। कितने पौधे हैं? 2025 पौधे हैं। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ लिखा पंक्तियों की संख्या। क्या लिखा? पंक्तियों पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और ये हमको ज्ञात करना है तो हम इसको x मान सकते हैं। अब दूसरा इसमें एक और चीज बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम अगर x मान लेते हैं तो यहाँ हम अगले लाइन में लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। और ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है? जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है तो इन दोनों का गुणा जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि 2025 के बराबर होगा, अर्थात पौधों बाग में जो पौधे हैं पौधों की संख्या के बराबर होगा। x का x से गुणा होगा, x स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर होगा 2025 के बराबर। अब यहाँ से 2025 के हमको क्या करना पड़ेंगे? गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो यहाँ साइड में हम इसके गुणनखंड कर देते हैं 2025 के। तो ये 3 से इसमें भाग देंगे क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भाग देंगे। 3 छंग 18, 2 बचा तो ये 22 हो गया। 3 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है 675 हो गया। फिर से 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 3 पंजे 15, ठीक है 225 हो गया। फिर से 3 का भाग चला जाएगा इसमें, क्या 3 7 21 और ये आपका 1 हो गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 25 दिया, 75 दिया, 225 होता है, ठीक है। फिर से 3 से भाग देंगे इसमें तो 25 दिया 75 होता है। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 25 और 5 में 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड जो आए हैं तो एक गुणनखंड 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल जो निकालेंगे तो यहाँ से आपको समझ लेना है 2025। तो इसके वर्गमूल के अंदर जो गुणनखंड आएंगे तो ये आएंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक और 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक 5 निकल जाएगा। तो 5 तिया 15, 15 तिया कितना आ जाएगा? 15 तिया 45। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, चाहो तो आपको इसको इस प्रकार से समझ लेना है कि स्क्वायर हटा दो। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये मैंने वर्गमूल कैसे निकाला, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा 2025 और इसके गुणनखंड निकाल दिए तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 45। मतलब पंक्तियों की संख्या 45 हो गई और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो गई? 45 हो गई। तो 45 इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है, निम्न संख्या में प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या है 64, इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर सम संख्या होती है तो सम संख्या के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा n/2। देखिए पहले पार्ट में आपको संख्या 2 दिख रही है, यहाँ पर एन के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 हो जाएगी। 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक और अगर संख्याएं जो होगी ये कौन सी संख्या होगी? पहले हमने सम का समझ लिया। अब अगर संख्याएं कौन सी दे रखी हो? विषम संख्याएं दे रखी हो, विषम संख्याएं अगर दे रखी हो
तो उसके लिए फार्मूला याद रखिए n+1 डिवाइड बाय 2। तो n संख्याएं कितनी है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ना है और भाग देना है 2 का, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। 144 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, अर्थात 12 में अंक कितने हैं, 2 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अंकों की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ठीक है, अगली संख्या 4 अंकों की संख्या है, तो 4 मतलब सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अंकों की संख्या सम है, तो सम के लिए हम n/2 का प्रयोग करेंगे। तो 4 संख्या है और भाग देना है 2 से, तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। आपको केवल इतना याद रखना है, अगर संख्या सम हो तो n/2 और संख्या अगर विषम हो तो n+1 डिवाइड बाय 2, ये आपको सूत्र याद रखना है। क्लियर। चलिए अगला सवाल नंबर 28 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 28 दे रखा है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। अच्छे हैं मतलब क्या है, वो गणित में रुचि लेते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं लेते हैं या अच्छे नहीं है, आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है गणित में रुचि लेने वाले कितने परसेंट है, तो यहाँ हमने लिखा गणित में रुचि लेने वाले बच्चे, रुचि वाले विद्यार्थी, रुचि वाले विद्यार्थी कितना प्रतिशत दे रखा है, तो ये आपको कितना दे रखा है, 72% दे रखा है। ठीक है, अब गणित में रुचि नहीं है ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे गणित में रुचि नहीं वाले विद्यार्थी, रुचि नहीं नहीं वाले विद्यार्थी। तो इसको क्या कर देंगे, 100% में से क्या कर देंगे, 72% तो रुचि वाले हैं, तो 100% में से जो रुचि वाले बच्चे हैं 72%, उनको माइनस कर देंगे। तो 100 में से 72% घटाएंगे तो 28% आ जाएगा जो गणित में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब सवाल में आपसे पूछा है कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं लेते हैं, उनकी संख्या बताना है। क्या बताना है, संख्या बताना है। तो हम लिखेंगे अगली पंक्ति में, गणित में अच्छे नहीं विद्यार्थी, अच्छे नहीं विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा लिख लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 25 विद्यार्थी। तो 25 का कितने परसेंट नहीं रुचि ले रहे हैं, तो 28%। तो हमको 25 का क्या निकालना पड़ेगा, 28% निकालना पड़ेगा। तो 25 का 28%, इसको सरल करेंगे तो 25 का मतलब होता है गुणा, और 28 और परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, और 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 होता है। तो गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अगर वो आपसे इसी सवाल में पूछ ले कि गणित में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कर लेंगे, 25 का 72% निकाल लेंगे। 25 का 72% जो रुचि लेते हैं वो 72% है, तो 25 का 72% कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना आ जाएगा ये, 16 चौक नहीं, 4 एकम 4, कितना बचा, 3 बचा, तो ये हो गया 32। 8 चौक 32, तो 18 बच्चे जो है वो गणित में रुचि लेते हैं और 7 बच्चे जो है वो गणित में रुचि नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर रुचि वाले बच्चों की संख्या पूछी जाए तो 18 हो जाएगी, और गणित में रुचि नहीं लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाएगी तो 7 हो जाएगी। आपको दोनों याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 29 देखिए, 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n। इस फार्मूले की सहायता से पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। पी आपका कितना है, मूलधन आपका 8,000 रुपये है, गुणित दर कितनी है, तो 1+r आपकी है 5% और बटे में 100 आ जाएगा, और n कितना हो जाएगा, समय आपका 2 वर्ष है।
तो इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8000 गुणित इस 100 का इसमें गुणा होगा 100 और 5 जुड़ जाएगा 105 और बटे में आ जाएगा 100 और घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ से इसको सरल करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको सरल कर लीजिए, 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 5 दूना का 10 और 0, 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 5 दूना का 10 और 0, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 2 और 2 4, 4 से कट जाएगा, 4 दूना का 8 और 0। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है उसको लिख देते हैं, तो ये बचा है 20 गुणित 21 गुणित 21। तो यहाँ से इसको सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और इसका गुणा करना है 20 से, तो आसान है, एक जीरो लगा दीजिए सबसे पहले, 2 का 1 से गुणा 2 एकम 2, 2 का 4 से गुणा 8, 2 का 4 से गुणा 8, तो ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, 8820 आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है मिश्र धन, मिश्र धन आ गया। अब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मिश्र धन आया है, मिश्र धन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो मिश्र धन आया है 8820, इसमें से मूलधन हमारा 8000 है, तो ये माइनस कर देंगे, तो 8820 में से 8000 जाएगा, तो 820 जो होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, 820 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में हमको दे रखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये पूरा जो कोष्टक है इसका गुणा होगा 3p के साथ, तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं, 4p की घात 2, इसका गुणा होगा 3p के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5p का गुणा होगा 3p के साथ, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 7 का गुणा होगा 3p के साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुणा कर लेते हैं, 4 का 3 से गुणा होगा तो 4 तिया 12, पी स्क्वायर और पी, तो पी गुणा में घातें जुड़ती है तो 2 घात यहाँ है 1 घात यहाँ, तो पी की घात 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5 का 3 से गुणा होगा 5 तिया 15 हो जाएगा, पी की घात 1 यहाँ है, पी की घात 1 यहाँ है, दोनों गुणा में है घातें जुड़ जाएगी, पी की घात 2 हो जाएगा, प्लस 7 का 3 से गुणा होगा 7 तिया 21 हो जाएगा, और इसके साथ में केवल एक पी है तो पी आ जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12p की घात 3 प्लस 15p की घात 2 प्लस 21p हमारा राइट आंसर सवाल नंबर 30 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 हमको दे रखा है x की घात 2 माइनस 5 कोष्टक के अंदर है, और कोष्टक में दे रहा है x प्लस 5 और प्लस में है 25। इसको सरल करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स प्लस 5 के साथ में, माइनस 5 का गुणा भी होगा एक्स प्लस 5 के साथ में, और प्लस में अलग से चल रहा है 25। एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा होगा एक्स की घात 3 हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो 5x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 5 का एक्स से गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस 5 का प्लस के 5 से गुणा होगा प्लस का नहीं माइनस का होगा, माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 25 और प्लस का 25 अलग से, ये माइनस का 25 प्लस का 25 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 माइनस का 5x हमारे सवाल नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल नहीं ले रहे हम, यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति सॉरी क्षेत्रमिति से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, कौन कौन से सूत्र होंगे वो आपको याद रखना है, ताकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा वो आप बड़ी आसानी से या सरलता से हल कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद रखना है जो क्षेत्रमिति में काम आने वाला है, तो यहाँ पर नंबर 1 डालकर सूत्र याद रखना है आपको, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला सूत्र है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो इसका सूत्र क्या होता है, 6a² होता है। पहला सूत्र क्या हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² या फिर इसको बोला जाता है 6 भी बोला जाता है। दूसरा सूत्र इसी से संबंधित क्या रहेगा, घनाभ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो आपको याद रखना है क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पर निकालना होगा वहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, तो वहां पर सूत्र लगेगा टू कोष्टक में L इंटू बी लंबाई और चौड़ाई प्लस B इंटू एच चौड़ाई और ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, यह सूत्र आपका इसमें काय में लगेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगेगा। तीसरा नंबर डाल के सूत्र लिखेंगे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा सूत्र क्या आ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर जहां आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा वहां पर कौन से सूत्र का प्रयोग होगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक में r प्लस एच। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr कोष्टक में r प्लस एच बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए उपयोग में आएगा। अगला सूत्र है चौथा सूत्र, जो कि घनाभ का आयतन। क्या निकालना पड़ेगा, अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना होगा तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन में तीन चीजें होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीनों का गुणा होता है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सवाल इसका सूत्र नंबर 5 डाल के लिखिए। पांचवा सूत्र है घन का आयतन। अगर किसका आयतन निकालना हो, घन का आयतन, तो घन का आयतन निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगता है, तो घन का आयतन बराबर सूत्र लगेगा भुजा की घात 3 या a की घात 3। ठीक है, 6 नंबर डाल के लिखिए, सूत्र है छठा बेलन का आयतन का। क्या लगेगा सूत्र, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने के लिए कौन से फार्मूले का उपयोग होगा, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है πr²h। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां सूत्र देखते हैं हम। सातवें नंबर का सूत्र होगा, अगर परिमाप निकालना हो, और परिमाप किसका निकालना हो, वर्ग का निकालना हो, तो अगर हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं तो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे कि वर्ग के परिमाप का सूत्र तो हमको याद है, जो कि 4 गुणित भुजा या 4 गुणित ए होता है। आठवां नंबर डाल के लिखेंगे हम सूत्र त्रिभुज का परिमाप। अगर त्रिभुज हो तो उसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमने लिखा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग कर लेंगे, तो सभी भुजाओं का योग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूत्र नंबर 9 डाल के लिखिए। सूत्र नंबर 9 कौन सा है, अगर परिमाप किसका निकालना हो, आयत का निकालना हो, किसका निकालना हो, आयत का परिमाप निकालने का अगर आपका प्रश्न आता है तो आयत का परिमाप निकालने के लिए सूत्र आपका कौन सा लगेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये वाला सूत्र आपका आयत का परिमाप निकालने के लिए प्रयोग में आएगा। सूत्र नंबर 10 डाल के लिखिए, यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि वृत्त की परिधि निकालिए, वृत्त की परिधि क्या निकालना आ जाए, वृत्त की परिधि, तो वहां पर आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। अगला सूत्र 11 नंबर डाल के लिखिए, वृत्त का अगर क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए आएगा तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। सूत्र नंबर 12 डाल के लिखिए, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तो बिल्कुल सरल है, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपको छठी कक्षा से पता है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए, सूत्र नंबर अगर 13 अगर अपन देखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए प्रश्न आता है
तो हमको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, तो 1/2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सूत्र नंबर 14 लिखिए। सूत्र नंबर 14 कौन सा हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हमको किसका निकालना होगा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या सूत्र रहेगा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 या a की घात 2। सूत्र नंबर 15 लिखिए। 15 नंबर सूत्र है जो कि आपको याद रखना है कि 1 मीटर की घात 2 जो होता है उसको अगर लीटर में बदला जाएगा तो 1000 लीटर के बराबर होता है। मीटर की घात 3 है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये आपको एक याद रखना है। 16 नंबर अगर डाल के लिखेंगे तो जो कि आपके प्रश्न में काम आने वाला है वो सूत्र, अंतिम सूत्र आपको लिख लेना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण d1 इंटू दूसरा विकर्ण d2 का गुणनफल। तो इस प्रकार से क्षेत्रमिति से संबंधित ये 16 सूत्र आपको याद रखना है। इसी से संबंधित परीक्षा में सवाल आएगा तो आपको ये सूत्र अगर याद है तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण सूत्र आपका कौन सा रहेगा, घातांक और घात से संबंधित रहेगा। तो घातांक और घात से संबंधित सूत्र क्या क्या आपको याद रखना है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले घातांक का पहला जो नियम होता है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। याद रखना है, लिखने की तो अब आवश्यकता नहीं है। यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n हो, आधार समान हो, घाते अलग अलग हो और गुणा में हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो पहला नियम है a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये होता है a की पावर m प्लस n होता है, ठीक है। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा घातांक का नियम होता है a की पावर m भागित a की पावर n, तो ये सूत्र होता है a की पावर m माइनस n होता है। ये आपका दूसरा सूत्र है घातांक से संबंधित। तीसरा सूत्र है इसमें कि a की पावर m है और होल पावर क्या है, n है। तो ऐसी कंडीशन में पावर का पावर से गुणा होता है, आधार वही होता है, a की पावर m और n का गुणा होगा m n हो जाएगा। चौथा घातांक का सूत्र होता है एक 1/b a/b और इसकी होल पावर यदि m हो तो ये क्या होता है, मतलब ये a की भी पावर है m, तो a की पावर m बटे में b की पावर भी m रहेगा, ठीक है। तो ये चार तो ये हो गए। पांचवा नंबर डाल के याद रखिए, पांचवा नंबर का घातांक का नियम होता है a की पावर यदि माइनस में m हो तो उसको 1 के बटे में लिखने से वो पावर काय में हो जाती है, प्लस में बदल जाती है। छठा नियम लिखिए घातांक का कि यदि a की पावर m हो इंटू b की पावर m हो, आधार अलग अलग हो और घाते समान हो, तो ऐसी कंडीशन में आधार का आपस में गुणा हो जाता है, पावर वही होती है। और सातवां नियम जो कि बहुत काम में आने वाला है, यदि a की पावर 0 हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से ये घातांक के साथ और क्षेत्रमिति से संबंधित 16 सूत्र आपके बहुत काम में आने वाले हैं, इनसे ही आपका प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 देखिए। सवाल नंबर 32 में आपको निकालना है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन आपको दे रखा है 900 घन सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई आपको बताना है। तो यहाँ से आपको सूत्र याद रखना है कि आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल और इसके साथ में गुणा होगा किसका, ऊंचाई का। यहाँ से हमको ऊंचाई निकालना है। अब इसमें आयतन कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 दे रखा है और ऊंचाई तो हमको ज्ञात करना है इसलिए इसको h मान लेते हैं। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, गुणा में 180 इधर आ जाएगा तो ये 900 के बटे में 180 चला जाएगा, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गई,
18 एकम 18, 18 पंजे 90 होता है। तो यहाँ से h अर्थात ऊंचाई का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 33 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की घात -5 गुणित 10 की घात -5 गुणित 125 और बटे में 5 की घात -7 गुणित 6 की घात -5, इसको किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 3 की घात -5 गुणित 10 की घात -5 गुणित 125, सवाल को एक बार लिख देते हैं, और बटे में है 5 की घात -7 गुणित 6 की घात -5। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, तो ये हमने सरल किया। तो देखिए पावर जो माइनस में है उसको अपने को बटे में लिख देंगे, मतलब ये पावर नीचे आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इसको नीचे वाली को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये 5 की घात 7, माइनस था नीचे, ऊपर आ गया तो प्लस का हो गया, गुणित 6 की घात 5, माइनस का नीचे है ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये ऊपर लिख दिया मैंने, और गुणित 125 तो ऊपर ऑलरेडी प्लस में है, इसको कुछ छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। बटे में 3 की घात -5 ऊपर था, इसको नीचे अगर लिख देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा पावर, गुणित 10 की घात 5 माइनस का है, इसको बटे में लिख देंगे तो 10 की घात 5 प्लस की हो गई। और यहाँ पर और कुछ बच रहा है क्या, तो और कुछ भी नहीं बच रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सरल करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए इसको। 5 की घात तो 7 ऐसा कैसा ही है। अब यहाँ पर देखिए 6 की घात 5 लिखा हुआ है, तो इसको यह क्या हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 का 2 से गुणा होगा 6 हो जाएगा, और पावर तो वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये इसको हम लिख दिया 3 की घात 5 गुणित 2 की घात 5, और 125 जो होता है ये 5 की घात 3 होता है। ठीक है, और बटे में कितना आ रहा है, 3 की घात 5। ठीक है, और 10 को हम अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 5, 5 का 2 से गुणा होगा 10 हो जाएगा, 10 की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गया, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट गया, 5 की घात 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 घात है, 5 कट जाएगी तो 2 बचेगी। यहाँ पर क्या बचा, उसको लिख देंगे 5 की घात 2 यहाँ पर बचा है, और 5 की घात 3 यहाँ पर बचा है। तो यहाँ पर दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो यह हो जाएगा 3, 5 की घात 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5 की घात 5 हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 देखिए, सवाल नंबर 34 देखिए, गुणनखंड करना है, हमको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसको हमको किस फॉर्मेट में बदलना है, हमको बदलना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको बदलना है। ये आपको बदलना है, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो हम इस ए को इस स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, प्लस अभी 2ab अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 ऐसा कैसा, ए का मान तो आपके पास में आ गया है, ए बी का मान नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 बिल्कुल होता है। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये देखो इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आपका यहाँ पर क्या है, a है, और b यहाँ पर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी मतलब 4 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे a प्लस 4, और अगली बार फिर से इसको लिख देंगे a प्लस 4। ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, p की घात 2 माइनस 10p प्लस का 25। अब ये यहाँ पर माइनस के रूप में है, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मेट में बदलेंगे तो पी स्क्वायर को हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2, a का मान तो p हो गया, b का मान, b मतलब 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर b का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर p जो है ये तो हो गया आपका a का मान, और 5 जो हो गया ये आपका b का मान हो गया।
तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a आपका क्या है, p है, माइनस b क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, p माइनस 5, और दूसरा गुणनखंड भी हो जाएगा p माइनस 5। तो इस प्रकार से ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 36 देखिए। यहाँ पर हमको भाग देना है, तो 66 को यदि हम तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 6 गुणित 11, 6 गुणित 11, और p है तो p गुणित q, 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, q गुणित q। और यहाँ पर कुछ शायद मैंने मिस्टेक कर दी है सवाल को लिखने में, यहाँ पर r की घात 3 आएगा, तो r को 3 बार लिख देंगे, r गुणित r गुणित r, और बटे में क्या दे रखा है, 11, ये 11 गुणित q एक बार है, और r कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ से 2r, तो ये आपके 2r कट जाएंगे, एक q से एक q कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो 6 बचा है, एक p बचा है, एक q बचा है, और एक r बचा है, तो 6 p q r हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37, और इसके बाद एक सवाल और रहेगा, उसको अपन हल कर लेंगे, उसके बाद इस क्लास को अपन यही खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तालिका बनाना है, जिस तालिका का प्रयोग करके एक रेखिक आलेख बनाना है। तो यहाँ पर आपको सारणी दे रखी है, पहला मान आपको वर्ष में दे रखा है, दूसरा दिन दे रखा है। तो जो पहला मान होता है वो आपका x अक्ष, यहाँ आपका मूल बिंदु होता है 0, तो ये इधर जो चलेगा x अक्ष, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका वर्ष हो गया इधर x अक्ष, और ये अक्ष जो होता है y अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष, इसमें क्या चलेगा, आपका दिन चलेगा। ठीक है, यहाँ पर पहला मान दे रखा है वर्ष में 2003, तो यहाँ से हम समान अंतराल में 1 2 छोड़ के यहाँ पर 2003 लिख देते हैं, ये 2003 हो गया, 1 2 यहाँ 2004 आ जाएगा, 1 2 यहाँ 2005 आ जाएगा, और यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ पर 2006 दे रखा है, 6 तक इसको लिख लें। यहाँ पर देखिए दिन का अंतराल क्या दे रखा है, 5 8 10 5 और 12, यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक है ना। ठीक है, चलिए 2003 में दिन कितने हैं, तो 2003 कहाँ दिख रहा है, एक अक्ष में चलना है, एक अक्ष आपका ये वाला है, तो यहाँ पर देखिए 2003 यहाँ पर है, अब कहाँ तक चलना है, 8 तक चलना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है, तो पहला आपका पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, 2004 यहाँ पर है, इसमें कितना है दिन, 10 दिन है, तो 10 दिन गिन लेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अगला है 2005, 2005 कहाँ है आपका, ये यहाँ रह गया, इसमें 5 दिन है, 5 दिन मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया। अगला है 2006 में 12, 2006 में 12, 2006 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या करना है, इन सभी को आपस में मिला देना है, आलेख बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं ब्लैक कलर से, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे, यहाँ से इसको मिला दिया, स्केल की सहायता से मिलाएंगे आप, है ना, केवल समझने के लिए अपन इस प्रकार से कर रहे हैं इसको। तो ये आपका क्या बन गया, आलेख बन गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला, और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम सवाल है, इसके बाद हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है 20 y+4 कोष्टक में है y² प्लस 5y प्लस का 3, और भाग देना है किसका, 5 कोष्टक में y+4 का। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा सरल है, y+4 से y+4 कट गया, 5 से ये कट गया 20 4 बार में, तो क्या बचा, हमारे पास बचा है 4 कोष्टक में y² प्लस 5y प्लस का 3, यही हमारा आंसर। क्लियर, आया समझ में, तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, और ये आपकी
सारे सवाल इसमें कवर हो गए हैं, सभी टाइप आपके आ गए हैं। अगर आपने इसके पहले लाइव वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी कर लीजिए, और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। परीक्षा को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देना है, जो पढ़ा है उसी में से आएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर को हल करें, यही आपको कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पुनः एक बार फिर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।